नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कश्मीर राज्य, जौनपुर राज्य को कंप्लीट कर लिया है। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों हमने अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, दक्षिण भारत के राज्य आदि को कंप्लीट किया। जौनपुर, कश्मीर राज्य सभी को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे मुगल काल, जो 1526 से 1858 ईस्वी तक लगभग 332 वर्ष तक था। मुगलों का काल। मुगल काल को हम दो भागों में बांटेंगे। पूर्व बादशाहों का काल, जो 1526 से 1707 ईस्वी तक था। उत्तरकालीन बादशाहों का काल, जो 1707 से 1858 ईस्वी तक था। तो जो पूर्व बादशाहों का काल है, इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें है पहला शासक बादशाह बाबर, जो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी तक और 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। इसी में जो 1540 ईस्वी तक शासन किया था, जो बीच में जो ये 15 वर्ष का ये गैप है, इसी में द्वितीय अफगान वंश या सूर वंश ने शासन किया था 1540 से 1555 ईस्वी तक। इसके बाद फिर अकबर आता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर ने शासन किया था 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद आता है बाबर बख्श, जो 1627 से 1628 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद शाहजहां आता है, जो 1628 से 1658 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद औरंगजेब आता है, 1658 से 1707 ईस्वी तक यह शासन किया था। औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था, क्योंकि यही मुगल काल का सबसे मजबूत शक्तिशाली राजा था। इसके बाद उत्तरकालीन बादशाहों का काल आता है, जो 1707 से 1858 ईस्वी तक था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह ने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। जहांदार के बाद फर्रुख सियर आता है, जो 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया था। फर्रुख सियर के बाद आते हैं रफी उद दर्जात, जो 1719 ईस्वी में शासन किया था। एक वर्ष भी नहीं कर पाए थे। रफी उद दर्जात के बाद रफी उद दौला आता है, जो 1719 ईस्वी में भी शासन किया था। दोनों लोग एक ही साल में दो 3 महीने के लिए आए थे। इसके बाद रफी उद दौला के बाद रंगीला मोहम्मद शाह आता है, जो 1719 से 1748 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आता है, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया था। आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय आता है, जो 1759 ईस्वी तक 1806 ईस्वी तक शासन किया था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आते हैं, जो 1806 से 1836 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद अकबर के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जफर के नाम से जिनको जाना जाता है, यह राजा हुए शासक, जो 1836 से 1858 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, ये मुगल काल की रूपरेखा है दोस्तों, क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन शासकों का क्रम दर्शाइए ऐसा आता है दोस्तों। आप लोग क्रम से इसको याद कर लीजिए। पूर्व बादशाहों का काल, उत्तरकालीन बादशाहों का काल, इसीलिए हमने इसको तोड़ करके दो भागों में कर दिया है। आप लोग इसको क्रम वाइज याद कर लीजिए। इसे अगर देखा जाए, पूर्व बादशाहों में बाबर, हुमायूं, इसके बाद आता है जो
सूरवंश है शेर शाह सूरी का, यदि उसको अफगान को छोड़ दिया जाए द्वितीय सूरवंश को, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर बख्श, शाहजहां, औरंगजेब, इसको देख लेना। इसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, रंगीला बादशाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जफर नाम से जिसे जाना जाता। ये मुगल काल में दोस्तों हमने बताया, एक हमने ड्राफ्टिंग कर दी है शासकों का, इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला करके देख लेना। तो आइए दोस्तों एक एक शासक को देखते हैं, जो पूर्व के शासक हैं इसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर, बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। स्थान था फरगना, फरगना नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। फरगना नामक स्थान पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद बाबर का। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूरों का 5वां वंशज था, यानी बाबर अपने पिता की ओर से तैमूरों का, जो तैमूर वंश था, तैमूरों का 5वां वंशज था, और माता की ओर से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर पर अत्यधिक उसकी माता का प्रभाव था, यानी चंगेज का। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजु के बाबरी फारसी भाषा में, या बाकियात ए बाबरी, ये भी फारसी भाषा का है। बाबरनामा भी फारसी भाषा में है, यह आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, उसे तुर्की में लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है, जिसे बाबरनामा कहते हैं। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम पायंदा खां ने किया था। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला प्रथम था पायंदा खां। 1589 से 90 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। 1589-90 में अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का भी फारसी भाषा में इन्होंने भी अनुवाद किया था। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या बाकियात ए बाबरी कहा जाता है। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी या बाकियात ए बाबरी कहा जाता है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद तो किया था पायंदा खां ने तथा अब्दुल रहीम खान ने, लेकिन बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1826 ईस्वी में एक थे लिडन अर्स्किन एवं एल्गिन के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था बाबरनामा का। मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्रीमती बेबरीज ने मेमोयर्स ऑफ बाबर नामक शीर्षक से 1905 ईस्वी में लंदन में
की थी। बाबर ने बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय और मेवाड़ राज्य का शासक राणा संग्राम सिंह को भारत का शक्तिशाली शासक बताया। उसने उल्लेख किया है कि कोहिनूर हीरा की इतनी कीमत है कि पूरी दुनिया के लोगों को बैठाकर 2 दिनों तक भोजन कराया जा सकता है। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनैतिक स्थितियों का उल्लेख भी किया गया है। तो दोस्तों, इसके आगे अगली वीडियो में दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।